चलिए। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। अभी एक काम कीजिए, अभी मुझे एक बार कंफर्म कीजिए तो मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है? अभी आवाज क्लियर है क्या? एक्चुअली मैं ईयरबड का यूज करने का प्रयास कर रहा हूँ। और चलिए, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 को जब हम लोग देखेंगे तो बेसिक कुछ बातें यहाँ पे हम लोगों को सारा, जब हम मैनुअल गाइड पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना चैप्टर है, कितना अपेंडिक्स है, कितना एनेक्सर है। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है, इट डील्स विथ मेल एंड इन्वेस्टिगेशन। इसका कंटेंट, बेसिक कंटेंट क्या है? इसमें मेल के बारे में बताया गया, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया। देखिए चैप्टर 3 जो है, बेसिकली चैप्टर 3 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है, इट डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पोर्शन और रहता है, विंगमेट सिस्टम, ट्रांसमिशन ऑफ मेल अंडर विंगमेट सिस्टम। विंगमेट सिस्टम क्या होता है? आरएमएस के माध्यम से, मतलब आरएमएस नहीं, बेसिकली रेलवे के माध्यम से भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेल का कन्वेंस करता है। ठीक है, जहाँ पे पोस्टल स्टाफ का जरूरत नहीं है, हम जाएंगे आरएमएस वाला को मेल हैंड ओवर करेंगे, और आरएमएस वाला नहीं, सॉरी हम गलत बताए, जो पोस्ट ऑफिस, जो हमारा स्टेशन मास्टर है या फिर रेलवे का स्टाफ है, उन लोगों को मेल हैंड ओवर करेंगे। और वो क्या करेगा, वो मेल मेल लेके जाएगा दूसरा स्टेशन तक, और वहां पे जाके हमारा स्टाफ जो रहेगा उसको हैंड ओवर कर देगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग ओइमेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा 4 चैप्टर है, 2 अपेंडिक्स है, और एक आपका एनेक्सर है। ये है हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का कंटेंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आपका बताया गया। जब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, तो यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट रूल नंबर यहाँ पे दिया गया। ज्यादातर केस में अगर सवाल कभी पूछा जाएगा तो चांसेस रहता है इसी के भीतर से पूछा जाने का। और इसके भीतर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है ट्रायल कार्ड। ट्रायल कार्ड का कौन सा रूल में बताया गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, फॉर्म नंबर पूछा जाता है। तो ये आपका 57 के ए में बताया गया। ठीक है, फिर आप देखिए ए ऑर्डर और बी ऑर्डर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रूल नंबर 46 में ए ऑर्डर के बारे में, और 47 में बी ऑर्डर के बारे में बताया गया। केजीटीबी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये सारा चीज के बारे में। ये आपका 44 के ए में बताया गया, है ना। फिर अगर आप देखिएगा जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ, इसको भी डिफाइन किया गया यहाँ पे रूल नंबर 6 में, है ना। तो ये सारा चीज जो है, इसके अलावा लेवल बंडिंग, रूल नंबर 24। तो ये सारा इंपॉर्टेंट रूल नंबर है जो आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी। खास करके जो लोग आपका एमटीएस का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जीडीएस से एमटीएस, उन लोगों का यहाँ से तो सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। उनको ये पूरा रूल नंबर याद रखना है। ठीक है, आईपी एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए चांसेस थोड़ा कम रहता है पूछने का, पर फिर भी पूछ सकता है। पर जो लोग एमटीएस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए, या पोस्टमैन के लिए, वहां से तो ये पूछा जाने का चांसेस और ज्यादा रहता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग एक एक करके, जो डिफरेंट रूल्स है उसको देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या बताता है? तो रूल नंबर 1 हमको बताता है पोस्ट मास्टर जनरल कौन होता है, इसके बारे में। ठीक है, क्या बोला गया? द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल मीन्स, कौन कौन हो सकता है? देखिए यहाँ से एक नंबर का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? कि बोलेगा द टर्म या द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर डिड नॉट मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में दे देगा प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर या फिर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, बी में दे देगा रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, सी में दे देगा डीपीएस, और डी में दे देगा नन ऑफ दिस। आपको सवाल क्या पूछा गया कि नीचे का जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, इसके भीतर कौन सा वाला पोस्ट मास्टर जनरल इस टर्म के भीतर इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए नॉर्मल कंसेप्शन में हम लोग पोस्ट मास्टर जनरल कर देंगे, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर देंगे, पर डायरेक्टर पोस्टल सर्विस ये हमारे दिमाग में नॉर्मली नहीं आएगा। तो ये कारण से ये वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा वाला नहीं है, तो याद रखना है सब है।
इवन डायरेक्टर पोस्टल सर्विस भी जो है, डीपीएस सर जो है, वो भी अगर फंक्शन कर रहा है, उस एक्सरसाइज कर रहा है उस पावर को, तो उनको भी हम लोग पोस्ट मास्टर जनरल के भीतर लेंगे। तो ये बात याद रखना है, रूल नंबर 1 पोस्ट मास्टर जनरल। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में, जहां पे बताया गया रेलवे मेल सर्विस के बारे में, आरएमएस के बारे में। क्या बोला जा रहा है? द रेलवे मेल सर्विस मीन्स द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द, दो काम है, दो चीज है जो रेलवे करता है, क्या क्या? एक कैरेज ऑफ मेल, दूसरा कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल, है ना? कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल और आपका कैरेज ऑफ मेल, तो ये काम करता है कौन? हमारा रेलवे करता है। कौन सा मोड में करता है? तो थ्रू रेल करता है, थ्रू रोड करता है, थ्रू रिवर करता है, थ्रू एयर करता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये चार ऑप्शन दे देगा, इसके भीतर कौन सा वाला जो है आरएमएस के कैटेगरी में नहीं आता है, या फिर कौन सा वाला आरएमएस की कैटेगरी में आता है। तो आपको याद रखना है चारों जो है, इवन थ्रू एयर जो हमारा मेल जा रहा है, थ्रू रिवर जो मेल जा रहा है, वो सब भी आरएमएस के भीतर शामिल है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग, आरएमएस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, है ना? आरएमएस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1854 सभी लोग जानते हैं। आपको याद रखना है 18 सितंबर 1854, 18 सितंबर 1854 में आरएमएस जो है वो चालू हुआ था, फ्रॉम थाने टू मुंबई। 1854 में और एक घटना घटा था, कोई बताइएगा पब्लिक चैट में, और भी दो इंपॉर्टेंट घटना है जो 1854 में हुआ था, वो घटना क्या क्या था? बताइए पब्लिक चैट में। 1854 का कुछ इंपॉर्टेंट और घटना, सी मेल सर्विस, वेरी गुड अग्निक जी। सी मेल सर्विस भी 1854 में चालू हुआ था। कौन सा दो जगह के भीतर, कौन सा दो देश के साथ हमारा सीमेल सर्विस चालू हुआ था? याद है किसी को? एक तो सीमेल सर्विस हुआ, और क्या हुआ था? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, टोटल 40-42 जन आप लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करिएगा तो अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं लगता है ना? एकदम क्या होता है, मतलब ऑन साइडेड लव हो जाता है, जहाँ पे गर्लफ्रेंड रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है और हम तो उनके ऊपर पत्ते पे पत्ता फेंक के जा रहे हैं, है ना? ग्रेट ब्रिटेन और चाइना, वेरी गुड सुमंत जी, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना। ठीक है, प्रमोद जी याद रहेगा, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के साथ हम लोग क्या किए थे, पहला सीमेल सर्विस चालू किए थे 1854 में। और क्या हुआ था 1854, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको, 1854 में और क्या हुआ था? तो सी मेल सर्विस, एसएमएस मतलब सी मेल सर्विस। ठीक है, किसके किसके साथ चालू हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना। ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना। ठीक है, साथ ही साथ 1854 के 1 अक्टूबर में और एक घटना हुआ था, कोई बताइएगा क्या हुआ था? सेकेंड आईपीओ एक्ट, 1837 फर्स्ट, 18 सेकेंड, चलिए वेरी गुड। तो इसमें आपका सेकेंड आईपीओ एक्ट आया था, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम का एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मॉडर्न पोस्टल सिस्टम कब से हुआ, कब से ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया? तो 1854 का 1 अक्टूबर से ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया। और साथ ही साथ 1 अक्टूबर में और एक घटना हुआ था, 1 अक्टूबर 1854 में क्या हुआ था? फर्स्ट postage stamp postage stamp valid अक्रॉस इंडिया, पूरा देश भर में वैलिड जो पोस्टेज स्टैंप है वो कब चालू हुआ था? तो फर्स्ट 1854 में ये आपका चालू हुआ था, जब आपका मॉडर्न पोस्टल सिस्टम आया तो उसमें पहला ऑल ओवर इंडिया में वैलिड जो पोस्टेज स्टैंप था वो आपका चालू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े इसी मामले में, चलिए आप लोग और एक बात बताइए, एशिया का पहला एडहेसिव पोस्टेज स्टैंप का नाम क्या है? पब्लिक चैट में फटाफट से जवाब दीजिए, एशिया का पहला एडहेसिव पोस्टेज स्टैंप। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आर्यन जी, बाकी ऐसे आपका, हाँ अच्छा चलिए, उसका नाम था सिंधे डॉक, SCINDE DAWK,
याद रहेगा? ये कब चालू हुआ था? ये आपका 1852 में चालू हुआ था। ये क्या था? एशियाज फर्स्ट एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा दुनिया का पहला कौन सा है, दुनिया का पहला कौन सा था? पेनी ब्लैक। ये कब आया था? 1840 में आया था। ठीक है। वेरी गुड, पेनी ब्लैक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बातें हम लोग देख लिए यहाँ पे। आगे आते हैं हम लोग। डिफाइन किया गया द टर्म सुपरिंटेंडेंट को। इस टर्म पे कुछ नहीं दिया गया, खाली क्या बोला गया कि सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं ये पोस्टल डिवीजन का भी हेड होते हैं, आरएमएस डिवीजन का भी हेड होते हैं। पोस्टल डिवीजन का अगर हेड होगा तो हम उसको बोलेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आरएमएस का हेड होगा तो हम बोलेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरएमएस। ठीक है। और बोला गया ये आपका इमीडिएट सबॉर्डिनेट होते हैं। किसका इमीडिएट सबॉर्डिनेट होते हैं? तो सर्किल का भी हो सकते हैं, रीजियन का भी हो सकता है। जैसे कुछ सर्किल है जिसका रीजियन नहीं है कोई, जैसे जितना मेरा जानकारी में है झारखंड सर्किल। जैसे झारखंड सर्किल जो है इसमें कोई रीजन नहीं है, नो रीजन, है ना। तो झारखंड सर्किल में जो आपका सुपरिंटेंडेंट होंगे वो डायरेक्ट किसके अंडर में आ जाएंगे? वो आपका डायरेक्ट आ जाएंगे मान लीजिए सर्किल के अंडर में, है ना। तो कोई झारखंड सर्किल से है तो कंफर्म करिएगा, है ना। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे और एक बात बोला गया, जो द टर्म सुपरिंटेंडेंट जो है इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड क्या क्या है? तो इसमें सुपरिंटेंडेंट भी इंक्लूड है और इसमें सीनियर सुपरिंटेंडेंट भी इंक्लूड है। तो याद रखना है सुपरिंटेंडेंट इस शब्द के भीतर सुपरिंटेंडेंट और सीनियर सुपरिंटेंडेंट दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है। आगे आते हैं रूल 4, जहां पे बताया गया हेड ऑफिस के बारे में। ठीक है। हेड ऑफिस के बारे में बताया गया। जो आपका एमटीएस का एग्जाम जो लोग देते हैं उन लोगों को यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ये टर्म को पूरा लाइन को उठा के सवाल पूछता है कि द मेन ऑफिस, सवाल यहाँ से आता है, द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कंसिस्ट ऑफ इटसेल्फ एसओज एंड बीओज इज नोन एज। ऑप्शन ए जीपीओ, ऑप्शन बी मुख्य डाकघर, ऑप्शन सी हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक मेन पोस्ट ऑफिस जो एक ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस को लीड करता है, जिस ग्रुप में वो खुद भी है, कुछ एसओ है, कुछ बीओ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हेड ऑफिस बोलते हैं, है ना। और हेड ऑफिस का जो इंचार्ज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेड पोस्ट मास्टर। बेसिक बातें, कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं हम लोग रूल 5 के ए और 5 के बी और 5 के सी। ये तीनों ऑब्सोलेट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल कोई इंप्लीकेशन नहीं है। बस एग्जाम पर्पस से इसको कभी कभी देखना होता है, क्योंकि कभी कभी ये फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा। भी सेट का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, भी सेट का फुल फॉर्म क्या है? वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल स्टेशन। एपरेचर आपको अगर वीसैट बोलेगा तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, है ना। अगर वीसैट स्टेशन बोल दिया तो वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल स्टेशन। ये क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और जो हमारा मैनुअल मनी ऑर्डर, इन दोनों का ब्रिज आप बोल सकते हैं वीसैट मनी ऑर्डर। ठीक है। मतलब ईएमओ आने से पहले मनी ऑर्डर के थोड़ा दिन बाद ये वीसेट मनी ऑर्डर जो है ये चल रहा था। क्या क्या बोला गया? इंपोर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई किया गया था एज वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल स्टेशन। और इस ऑफिस से सॉरी, इस ऑफिस से मनी ऑर्डर को भेजा जाता था, मनी ऑर्डर को ट्रांसमिट किया जा सकता। कैसे किया जाता था? यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ वीसेट। ठीक है। वीसेट एक आपका, जैसे हम लोगों का डिश टीवी वगैरह होता था ना, तो वैसा ही एक प्रकार का सैटेलाइट लगाया जाता था, छोटा छोटा सैटेलाइट लगाया जाता था डिफरेंट इंपॉर्टेंट एचओ वगैरह में। जैसे पिछले साल का एनुअल रिपोर्ट जब पढ़िएगा तो वहां पे देखिएगा वीसैट जो आपका एंटीना वगैरह था उसका जिक्र किया गया कि डाक भवन का जो वीसैट एंटीना वगैरह था उसको हटा दिया गया और वहां पे सोलर पैनल लगाया गया। ठीक है। तो ये आपको 2022-23 के एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगा। तो क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में ये बीसेट टर्म यूज किया गया था तो एग्जाम पे ये सवाल पूछा जाने का चांसेस रह जाता है। बीसेट क्या होता है? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन। फायदा क्या था? मनी ऑर्डर को ट्रांसमिट किया जाता था इस बीसेट टेक्नोलॉजी के, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
अगला आता है, ये बताया गया कहाँ पे, 5A में बताया गया वीसेट स्टेशन। 5B में बताया गया एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ESMO। क्या बोला जा रहा है, ये एक एक्सटेंडेड काउंटर है। यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था इंपॉर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, एक मिनट प्लीज वेट कीजिए। हेलो। चलिए, आवाज सुनाई दे रहा है, एक बार कंफर्म कीजिए। चलिए, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलिए अवनीत जी, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखें, तो एक्सटेंडेड सैटेलाइट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक्सटेंडेड सैटेलाइट को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वीसेट स्टेशन जो होता है ये एचओ में होता है, और एचओ को जब छोड़ दीजिएगा, कुछ कुछ एसओ हुआ करता था, कुछ कुछ एमडीजी हुआ करता था, जहां पर भी ये वीसेट का फैसिलिटी जो है इसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो जिस कारण से इसको बोला जा रहा है एक्सटेंशन काउंटर फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू वीसेट स्टेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर क्या होता है, तो एक्सटेंडेड काउंटर होता है वीसेट स्टेशन का। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 5C, जहां पे बताया गया हाइब्रिड मेल सर्विस के बारे में। क्या बोला जा रहा है, हाइब्रिड मेल सर्विस। हाइब्रिड नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। किसका किसका, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का और साथ में रिटर्न मटेरियल का। मतलब मैसेज जो है मेरा पूरा इलेक्ट्रिक नहीं है। इसका एक एग्जांपल अगर आप लीजिएगा, तो जैसे हमारा एक सर्विस आता है ई पोस्ट, है ना, एक आता है ई पोस्ट। ई पोस्ट में क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसा एक चिट्ठी बना दिया, चिट्ठी को स्कैन कर दिया और उसको भेज दिया। अब क्या हुआ, देखिए ये एक रिटेन कम्युनिकेशन था जिसको भेजा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये हो गया हाइब्रिड मेल सर्विस। ठीक है, तो इस प्रकार का चीज है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटेल मटेरियल यूजिंग VSAT, है ना, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल का जो टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करते हुए रिटेन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब भेजा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड मेल सर्विस। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पब्लिक चैट में एक बार बता दीजिए VSAT का फुल फॉर्म क्या है। पब्लिक चैट में एक बार बताइए VSAT का फुल फॉर्म क्या है। कंसंट्रेशन देना है, बिना कंसंट्रेशन का काम करिएगा, समझ तो जाइएगा पर एग्जाम पे भूल जाइएगा, है ना। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, VSAT होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं रूल 6। रूल 6 में क्या बोला गया, तो रूल 6 में डिफाइन किया गया जीपीओ को, जनरल पोस्ट ऑफिस को डिफाइन किया गया है रूल 6 में। क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ सर्किल। तो पीएमजी जहां पे रहते हैं, पीएमजी का जो हेडक्वार्टर होता है, मतलब किसी भी सर्कल का जो हेडक्वार्टर होता है, वहां पर सिचुएटेड फर्स्ट क्लास एचओ को हम बोलेंगे जीपीओ। ठीक है, हेड ऑफ द सर्किल जहां पे बैठते हैं, मतलब उनका जो हेडक्वार्टर, यानी कि सर्किल का हेडक्वार्टर, सर्किल का हेडक्वार्टर में सिचुएटेड फर्स्ट क्लास एचओ को हम बोलेंगे जनरल पोस्ट ऑफिस। अब एक बात बोला गया कि मान लीजिए ये हमारा सर्किल का हेडक्वार्टर है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो ऐसा हेड ऑफिस है, दो हेड ऑफिस है, मान लीजिए HO1 HO2। तो बोला जा रहा है, ऐसा अगर केस है तो बोला जा रहा है जो आपका हेडक्वार्टर के साथ अटैच्ड रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे जीपीओ। ठीक है, तो अगर एक जगह पे
एक जगह पे एक से ज्यादा ऐसा एचओ हो जाता है सर्किल हेडक्वार्टर में, तो बोला जा रहा है द वन हेड ऑफिस विच इज अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर, जो हेडक्वार्टर के साथ अटैच रहेगा उसी को हम जीपीओ बोलेंगे। ठीक है। अब नॉर्मली क्या बोला गया कि फर्स्ट क्लास एचओ जो है इट मे बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एसटीएस ऑफिसर। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास एचओ है ये एसटीएस का फुल फॉर्म होता है सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। बेसिकली ये पोस्ट ऑफिस का लेवल 11 का ऑफिसर होते हैं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट रैंक के नॉर्मली रहते हैं। तो इनके कंट्रोल में आपका जनरल पोस्ट ऑफिस जो होता है जीपीओ जो है वो हो सकता है। ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये आपका फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस जो है ये आप देखिएगा तो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के अंडर में एज पर पीओ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 ये होना चाहिए। सेकंड क्लास हेड पोस्ट ऑफिस जो रहता है उनके लिए बोला गया उसका जो हेड होता है वो ग्रुप बी रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो होते हैं ग्रुप बी रैंक के ऑफिसर। और ग्रुप बी रैंक के ऑफिसर उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम लोग सीनियर पोस्ट मास्टर बोलते हैं। ये भी ये भी क्या होते हैं, सुपरिंटेंडेंट रैंक के होते हैं। ये भी आपका सुपरिंटेंडेंट रैंक के होते हैं जिसको हम लोग सीनियर पोस्ट मास्टर नाम से जानते हैं। और ये लोग अपने ऑफिस के लिए नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, सारा कुछ ये लोग इशू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब पब्लिक चैट में हमको बताइए कौन सा वाला रूल में आपका जीपीओ को डिफाइन किया गया, कौन सा रूल में जीपीओ को डिफाइन किया गया, पब्लिक चैट में बताइए। वेरी गुड प्रवीण जी, लक्ष्मण जी, बाबूराव दुबलकर, रमिया जी, तेजपाल, वेरी गुड। अच्छा बताइए कौन सा रूल में आरएमएस को डिफाइन किया गया था, आरएमएस को कहां पे डिफाइन किया गया था। वेरी गुड, आरएमएस को रूल नंबर 2 में डिफाइन किया गया। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 9A, रूल नंबर 9A और रूल नंबर 9B। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 9B। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन ए लाइन ऑफ थॉरो मेल कम्युनिकेशन, जहां पे कोई थॉरो मेल कम्युनिकेशन चल रहा है उसके लाइन में, है ना, कोई ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सिचुएटेड है जिसका काम क्या है, जिसका काम है रिसीविंग बैग्स एंड शॉर्टिंग बैग्स, है ना, इंटेंडेड फॉर ऑफिशियल्स इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम। तो आपका उसके पास कुछ बैग आएगा, उस बैग को शॉर्ट करना पड़ेगा, पर बैग के आर्टिकल को वो देखेगा नहीं, मतलब उसको खोलेगा नहीं। तो ये काम हो सकता है जिस पोस्ट ऑफिस का, उसका बोला जाता है ट्रांजिट ऑफिस। तो आप इस तरीके से इसको समझिए। ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या होता है, जो क्लोज्ड बैग को डील करता है। जो आरएमएस जो आरएमएस का ऑफिस, जो मेल ऑफिस क्लोज बैग को डील करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस। और जो पोस्ट ऑफिस क्लोज बैक को डील करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट ऑफिस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट ऑफिस। तो बेसिकली क्या हुआ, आपको आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि यहां से एक आरएमएस है, ठीक है, यहां से आरएमएस है, मेल भेजना है इस ऑफिस इस ऑफिस इस ऑफिस इस ऑफिस में, पर आरएमएस का जो लाइन है वो यहां तक चलता है। ठीक है। अब ये सब जो डिफरेंट जगह है यहाँ पे मेल भेजने के लिए हमारा आरएमएस नहीं जाता। तो यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है जिसको बनाया गया ट्रांजिट ऑफिस, जिसको बनाया गया ट्रांजिट ऑफिस। आरएमएस वाला क्या करेगा, बैग को यहां तक भेज देगा। ठीक है। और इस ऑफिस जो बैग रहेगा उस बैग से निकालेगा कि कुछ बैग इसके लिए है तो इसको भेज देगा, जो बैग इसको लिए है इसके भेज देगा, इसके लिए है तो इसको भेज देगा, इसके लिए है तो इसको भेज देगा। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है ये एक मेल लाइन के इंपॉर्टेंट एरिया में, कोई एक जंक्शन में ऐसा जगह पे वो सिचुएटेड है। और ये क्या काम करता है, दूसरे दूसरे जो ऑफिस है उसका बैग को शॉर्ट करते हुए उसके पास भेज देता है। पर मान लीजिए ये है एक ए पोस्ट ऑफिस, इसके लिए एक बैग है,
तो ये जो हमारा ट्रांजिट ऑफिस है इस बैग को नहीं खोलेगा, ये इसको बिना खोले ही इसके पास भेज देगा, तो क्लोज्ड बैग को डील करेगा। तो जैसे ट्रांजिट मेल ऑफिस आपका क्लोज बैग को डील करता है, सिमिलरली ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस भी आपका क्लोज्ड बैग के साथ डीलिंग करता है। ठीक है, बात क्लियर है, यही बात आपका यहाँ पे बताया गया है। आगे आते हैं हम लोग ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस में क्या बोला गया, बोला गया देखिए ब्रांच ऑफ आरएमएस, ये एक आरएमएस का ऑफिस है, वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड, सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इज नॉट डन। तो एक ऐसा जगह, आरएमएस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग केवल क्लोज्ड बैग को डील करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको डिस्पैच करते हैं, पर लेटर का शॉर्टिंग, आर्टिकल का शॉर्टिंग हम यहाँ पे नहीं करते हैं। उस ऑफिस को बोला जाता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। याद रखना है 9 के बी में, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 9 के बी में ट्रांजिट मेल ऑफिस के बारे में बताया गया। सवाल आपको पूछता है ज्यादा ये वाला कि ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला जा रहा है, द मेल एजेंट और मेल गार्ड इज द इंचार्ज ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस के इंचार्ज को हम लोग मेल गार्ड या मेल एजेंट बोलते हैं, मेल गार्ड और मेल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, if TMO is functioning in night set, the set works throughout the night. अगर ट्रांजिट मेल ऑफिस का ये फंक्शन रात में करता है तो ये थ्रू आउट द नाइट, पूरा रात भर ये काम करता है। और one batch of officials working on a particular night will not working in the following night, क्योंकि देखिए नाइट सेट जब काम करता है तो मान लीजिए ये एक बैच है ए, ये लोग क्या किया, आज काम किया 13 तारीख को, तो फिर 14 तारीख को काम नहीं करेगा, अगला ये 15 को काम करेगा, फिर 16 को काम नहीं करेगा, फिर 17 को काम करेगा। तो एक एक दिन का गैप देके जब ये लोग नाइट काम करते हैं तो एक एक दिन का गैप रहता है, उसके बाद ये लोग काम करता है। ठीक है, वही बात आपका यहाँ पे बताया गया। देखिए द टीएमओ इन फंक्शनिंग इन नाइट स्टेट, बोला जाए वन बैच ऑफ ऑफिशियल वर वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर नाइट विल नॉट वर्किंग ऑन द फॉलोइंग नाइट। ठीक है, एक एग्जांपल आपका दिया गया, देखिए नीचे कि मान लीजिए एक ट्रांजिट मेल ऑफिस है बेंगलोर सिटी टीएमओ, जिसका एक सेट है सेट 1, उसका दो बैच है, मान लीजिए बैच ए और बैच बी। तो बैच ए जब काम करेगा तो ये सोमवार को काम किया तो मंगल को नहीं करेगा, बुधवार को करेगा, फिर शुक्रवार को काम करेगा। इस तरीके से एक एक ऑल्टरनेट डे में ये लोग आपका काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया गया शॉर्टिंग ऑफिस के बारे में। तो शॉर्टिंग ऑफिस बेसिकली यहाँ पे शॉर्टिंग पोस्ट ऑफिस बताया गया। क्या बोला जा रहा है, देखिए एन ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी, हम लोग क्या देखे थे ट्रांजिट मेल ऑफिस, ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस के केस में कि वो आपका बैग तक ओपन नहीं करता है, उसके पास बैग आता है खाली फॉरवर्ड कर देता है। शॉर्टिंग ऑफिस को बोला गया, शॉर्टिंग ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है, शॉर्टिंग ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जहां पे ओपनिंग ऑफ द मेल बैग इज डन, जहां पे जो मेल बैग है, जो आर्टिकल का बैग हमारे पास आया है, उस बैग को हम खोलेंगे, उसका जो कंटेंट है उसको निकालेंगे, उसको हम शॉर्ट करेंगे और उसको जो उसका डेस्टिनेशन है वहां पर वहां पर हम उसको भेज देंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे आपका बताया गया, एन ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट, डिस्पोजिंग देयर कंटेंट इज टर्म्ड एज शॉर्टिंग ऑफिस। तो जो आपका शॉर्टिंग का काम करेगा उसको हम शॉर्टिंग ऑफिस बोलेंगे। कुछ नहीं है इसमें, फायदा क्या है, तो ये आपका शॉर्टिंग ऑफिस क्या करता है, शॉर्टिंग का काम जो है उसको सिंप्लीफाई कर देता है ना। एक बार शॉर्टिंग कर दिया तो आसान हो जाएगा दूसरे ऑफिस के लिए। नंबर ऑफ बैग जो है इसको रिड्यूस कर देता है ना। हर एक ऑफिस को शॉर्ट करते हुए एक एक ऑफिस के लिए अलग बैग बना दिया तो नंबर ऑफ बैग्स जो है घट जाएगा। रिड्यूस द वेट ऑफ मेल कैरिड इन मेल लाइंस, है ना, मेल लाइन के थ्रू जब आपका मेल भेजा जाता है उसका वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि अननेसेसरी आइटम को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो हमारा आर्टिकल ए ऑफिस के लिए बनाया हुआ है उसी को ए में भेजेंगे, जो बी के लिए बनाया हुआ है बी में भेजेंगे, तो हमारा मेल लाइन में जो मेल का वजन है वो भी घट जाता है। तो तीन इसका फायदा रहता है शॉर्टिंग ऑफिस का, सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ शॉर्टिंग, रिड्यूस द नंबर ऑफ बैग और रिड्यूस द वेट ऑफ मेल।
कैरिड इन मेल लाइन्स। ठीक है, आगे बताया गया रूल 10 ए में बताया गया ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में, एएमपीसी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, इसको कुछ कुछ जगह पे आपको ऑटोमेटेड भी मिलेगा, खास करके अभी के दिन में जो एनुअल रिपोर्ट आया है वहां पे ऑटोमेटिक नहीं लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है ऑटोमेटेड, वहां पे लिखा हुआ है ऑटोमेटेड। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक भी ऑटोमेटेड भी। पर हम प्रेफर करेंगे अगर आपको एग्जाम पे पूछा जाए तो खास करके आईपी एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऑटोमेटेड ही लिखना है ना। आप लोग एनुअल रिपोर्ट भी आपके सिलेबस में है, वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो आपको ऑटोमेटेड याद रखना है। पर जो लोग पोस्टमैन एमटीएस के एग्जाम वगैरह के लिए देते हैं वो लोग आपका ऑटोमेटिक भी लिख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक भी आएगा, ज्यादातर चांस है आपके लिए ऑटोमेटिक आएगा। अब क्या होता है एएमपीसी, तो बोला जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट सिटी, कुछ इंपॉर्टेंट शहरों में जहां पे मेल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिक शॉर्टिंग मशीन प्रोवाइड किया गया ताकि बहुत फास्ट शॉर्टिंग का काम किया जाए। बेसिकली कहाँ कहाँ किया गया, तो पहले ये मुंबई और चेन्नई में था, पहले ये मुंबई और चेन्नई में था, और रिसेंटली एज पर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जब आप देखिएगा इसको न्यू दिल्ली में और कोलकाता में भी बनाया गया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा तो चार एरिया है, चार जगह है जहां पे एएमपीसी फंक्शनिंग है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक मशीन दिया गया वो दो प्रकार का मशीन है, एक को बोला जाता है एलएसएम यानी कि लेटर शॉर्टिंग मशीन, एक को बोला जाता है एमएमएस यानी कि मिक्स्ड मेल शॉर्टर। क्या काम करता है ये लोग, तो ये लोग शॉर्टिंग का काम करता है। लेटर शॉर्टिंग मशीन खाली लेटर को शॉर्ट करता है, मिक्स्ड मेल शॉर्टर में पार्सल वगैरह का भी शॉर्टिंग हो जाता है, जिस कारण से मिक्स्ड मेल शॉर्टर का कैपेसिटी थोड़ा कम है। इसका कैपेसिटी है 35,000 पर आवर और इसका कैपेसिटी है 18,000 पर आवर। तो एलएसएम पर घंटे में कितना शॉर्ट कर सकता है, 35,000, और मिक्स्ड मेल शॉर्टर कितना कर सकता है, 18,000। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एमएमएस और एलएसएम का कैपेसिटी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए पब्लिक चैट में बताइए, चार एरिया का नाम हम लोग देखे, चार शहरों का जहां पे एएमपीसी सिचुएटेड है, क्या क्या वो जगह है, नाम बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। चार जगह का नाम हम लोग देखे थे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। वेरी गुड, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वेरी गुड ठाकुर देवेन जी, नीरज जी, प्रमोद, वेरी गुड। चलिए, अच्छा अच्छा बताइए, लेटर शॉर्टिंग मशीन जो है एलएसएम जो है उसका कैपेसिटी कितना है पर आवर, 35,000 पर आवर। वेरी गुड। अच्छा, मिक्स्ड मेल शॉर्टर का कैपेसिटी बताइए, 18,000 पर आवर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया शॉर्टिंग सब ऑफिस के बारे में। ठीक, शॉर्टिंग ऑफिस, जिस ऑफिस में शॉर्टिंग का काम होता है और जिस सब पोस्ट ऑफिस में शॉर्टिंग का काम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग सब ऑफिस। तो बेसिकली क्या किया गया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जंक्शन एरिया में, सिबरेल मेल लाइन के जंक्शन एरिया में आपका शॉर्टिंग सब ऑफिस रखा गया। क्या बोला जा रहा है, देखिए, शॉर्टिंग सब ऑफिस इज ए सब ऑफिस which is selected due to its near position at the और near the, at मतलब जंक्शन पे ही या फिर जंक्शन के पास, इसका पोजीशन के लिए इसको सिलेक्ट किया गया, किस कारण से, टू स्टार्ट द शॉर्टिंग ऑफिस, शॉर्टिंग का काम करने के लिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे, सिबरेल मेल जंक्शन के एरिया में शॉर्टिंग का काम करने के लिए कुछ कुछ सब पोस्ट ऑफिस को भी चुना गया, जिसको हम लोग शॉर्टिंग सब ऑफिस बोलते हैं, और सारा टाइप का आर्टिकल का शॉर्टिंग यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नोडल पोस्ट ऑफिस। प्रैक्टिकली ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से हम कभी इसको देखे नहीं, बस थ्योरी में ही पढ़ा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या बोला गया, कुछ जगह पे कुछ पोस्ट ऑफिस को ऑथोराइज किया गया, किसके लिए ऑथोराइज किया गया, बोला जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए पोस्ट ऑफिस है, जिस ए पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है,
तो बोला गया इसके बिहाफ से शॉर्टिंग वगैरह का काम करने के लिए, इसके बिहाफ से शॉर्टिंग का काम करने के लिए एक और ऑफिस को भी इसके साथ दिया गया। बोला कि भाई तुम इस ऑफिस का शॉर्टिंग का काम इस ऑफिस में बैठ के ही कर देना। तो इस ऑफिस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नोडल पोस्ट ऑफिस। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? सम पोस्ट ऑफिसेज आर ऑथोराइज्ड टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिस। तो हम लोग क्या देखे थे, ए और बी। तो बी पोस्ट ऑफिस क्या कर सकता है, इसको ऑथोराइज किया गया, ए पोस्ट ऑफिस का चिट्ठी इसके पास आएगा। किस कारण से आएगा? फॉर एंड शॉर्ट द मेल एज पर द शॉर्टिंग डायग्राम। तो इसको क्या करना है, मेल को शॉर्ट करना है। किस हिसाब से शॉर्ट करना है? तो जब शॉर्टिंग किया जाता है, शॉर्टिंग पर्पस से एक डायग्राम बनाया जाता है। शॉर्टिंग पर्पस से एक डायग्राम बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग डायग्राम। कौन बनाता है? आरएमएस का सुपरिटेंडेंट बनाता है। फायदा क्या होता है? जब देखिए, जब भी शॉर्टिंग का काम होता है तो वहां पे आता है पीजियन होल, है ना? आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का पीजियन होल रहता है ना, जिसके भीतर पिन कोड लिखा हुआ रहता है, इसका अलग पिन कोड, इसका अलग पिन कोड, इसका अलग पिन कोड। अब यहाँ पे कैसे ये पीजियन होल बनता है? तो पीजियन होल बनता है डिपेंडिंग ऑन शॉर्टिंग डायग्राम। शॉर्टिंग डायग्राम के आधार पे पीजियन होल बनाया जाता है। और ये बनने के लिए भी बहुत साइंटिफिक वे में बनाया जाता है, जिसमें ज्यादा मान लीजिए आर्टिकल आता है, राइट साइड के नीचे ये वाला पोर्शन पे रखा जाता है। देखा जाता है कि हमारा कौन सा पोर्शन ज्यादा आपका काम करता है, वो सब देखते हुए शॉर्टिंग डायग्राम बनाया जाता है। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है, नोडल पोस्ट ऑफिस, इसके पास शॉर्टिंग डायग्राम दिया जाता है कि भाई ए पोस्ट ऑफिस का अगर आर्टिकल आएगा तुम उसको शॉर्ट करना है, इसके लिए उस वहां से आर्टिकल लेके तुमको शॉर्ट कर देना है। और कैसे शॉर्ट करना है? तो बेस्ड ऑन द शॉर्टिंग डायग्राम। तो इस ऑफिस को हम बोलते हैं नोडल पोस्ट ऑफिस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फायदा क्या है? टू रिड्यूस द पीक आवर प्रेशर इन ए लोकल शॉर्टिंग ऑफिस। कोई लोकल शॉर्टिंग ऑफिस में जो पीक आवर में जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस को बनाया गया कि भाई तुम उसके बिहाफ से शॉर्टिंग का काम कर देना, तुम नोडल पोस्ट ऑफिस रहोगे। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 11 बी, जहां पे बताया गया केंद्रीय बैग यूनिट और सेंट्रल बैगिंग यूनिट के बारे में। चलिए, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? एक बार पब्लिक चैट में थोड़ा मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 हो सकता है थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग आपको लगे, पर सवाल पूछा जाता है यहाँ से भी, अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। ठीक है। क्या प्रवीण जी, बोरिंग लग रहा है क्या? किसको किसको बोरिंग लग रहा है? ये सर कौन कौन बोल रहे हैं बोरिंग लग रहा है? तेजपाल जी, प्रवीण जी। चलिए, बात यह है कि हम लोग बोर हो नहीं सकते। मतलब इसी को लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा, है ना? दुनिया का सबसे घटिया काम होता है पढ़ना, पढ़ाई करना। बचपन में सोचते थे जब बड़ा बनेंगे जॉब वॉब मिल जाएगा फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। साला जॉब मिलने के बाद ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ये और मुश्किल है ना? और आप लोगों को तो अभी एग्जाम पे पास करना है, क्लियर करना है, और ज्यादा पढ़ना है ना? चलिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छी बात है। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, तो हम कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो वो दोस्त हमको बोलता था तू बिना पढ़े रहता कैसे है ना? हमको हंसी आता था कि कौन पागल है जो बोलता है बिना पढ़े कैसे रहता है। हमको तो मतलब आश्चर्य लगता है कि भाई लोग पढ़ते कैसे हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीच बीच में अगर बोर हो जाइएगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, तेजपाल जी, आप जितना तारीफ करते हैं, काश मेरा बीवी भी मेरा इतना तारीफ करती। उनके मतलब हम तो उनके नजर में एकदम शैतान है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट क्या बोला जा रहा है, देखिए। ये भी आरएमएस का ही एक हिस्सा है, आरएमएस का ही एक पार्ट है या ब्रांच है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? हियर द बंडल्स प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस और मेल ऑफिसेस आर ग्रुप्ड एंड इनक्लोज्ड इन डायरेक्ट बैग।
तो केंद्रीय बैंक यूनिट में या सेंट्रल बैंकिंग यूनिट में क्या होता है, डिफरेंट पोस्ट ऑफिस, एक आपका अलग अलग पोस्ट ऑफिस के लिए मान लीजिए बंडल बनाया है, उस बंडल को ये खोलता है या इकट्ठा करता है और करके पार्टिकुलर जहां पे भेजना रहता है वहां पे भेज देता है। देखिए यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया गया, मान लीजिए 3 पोस्ट ऑफिस है और एक शहर में, और तीनों पोस्ट ऑफिस क्या किया, 3 अलग अलग पोस्ट ऑफिस के लिए ये 3 3 करके बंडल बनाया, 3 बंडल बनाया, एक एक पोस्ट ऑफिस 3 3 बंडल बनाया। किस लिए बनाया, देखिए ये आपको इमेज से थोड़ा क्लियर होगा कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक पोस्ट ऑफिस है, ये है हमारा ए पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है बी पोस्ट ऑफिस, एक है, सॉरी चलिए इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, मान लीजिए 3 पोस्ट ऑफिस है हमारा ए, बी और सी, ये तीनों क्या करेगा, चाहता है एम के पास, एन के पास और ओ के पास चिट्ठी भेजना। ठीक है, अब ये क्या किया, बंडल किया, एक बंडल एम को भेजा, है ना, देखिए ए से एक बंडल एम को गया, ए से एक आपका एन को गया, और आपका ए से एक आपका ओ के पास गया, है ना, तो इसने 3 बंडल बनाया, इसने भी 3 बनाया, इसने भी 3 बनाया, तो देखिए कितना सारा बंडल हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इतना सारा बंडल हो गया, गड़बड़ है। तो बोला गया तुम एक काम करो, इतना सारा बंडल मत बनाओ, तुम बंडल जितना बना रहे हो, ये जो तुम्हारा 3 बंडल है, इस 3 बंडल को एक बैग में डालो, और बैग में डाल के क्या करो, उसको सीबीयू, सेंट्रल बैंक यूनिट या केंद्रीय बैंक यूनिट के पास भेज दो। इसको भी बोला भाई तुम भी एक बैग बनाओ, बना के इसके पास भेजो, तुम भी बनाओ, बना के इसके पास भेजो, और उस बैग के भीतर तुम्हारा तीनों बंडल रहेगा, इस बैग के भीतर भी तीनों बंडल है, इसके भीतर भी 3 बंडल है। ठीक है, अब ये सीबीयू क्या करेगा, इस बैग को खोलेगा, खोलने के बाद इसने जो आपका इसके लिए बंडल बनाया था, इसने भी इसके लिए बंडल बनाया, इसने भी इसके लिए बंडल बनाया, तो ये तीनों को इकट्ठा करता है और करके एक बंडल या एक बैग बना के इसके पास भेज देता है, एक बना के इसके पास भेज देता है, एक बना के इसके पास भेज देता है। तो देखिए नंबर ऑफ बंडल या बैग का हैंडलिंग जो है कितना घट गया। यहाँ पे हमारा जो फोटो आ रहा था इस प्रकार का आ रहा था, यहाँ पे हमारा इस प्रकार का आ गया। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है सेंट्रल बैंकिंग यूनिट। कहाँ पे बताया गया, रूल नंबर 11 के बी में इसके बारे में बताया गया। आगे आते हैं हम लोग, रिटर्न लेटर ऑफिस। यहां से एक सवाल एग्जाम पे पूछता है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है। क्या इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, चलिए, तो रिटर्न लेटर ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो याद रखना है हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्किल, पोस्टल सर्किल के हेडक्वार्टर में नॉर्मली आपका रिटर्न लेटर ऑफिस जो है वो सिचुएटेड होता है। कहाँ पे बताया गया, क्लॉज रूल 12 में इसके बारे में बताया गया। तो याद रखना है, जो चिट्ठी का 12 बज गया उसको हम लोग रिटर्न लेटर ऑफिस में भेजते हैं। तो रूल 12 में आपका रिटर्न लेटर ऑफिस के बारे में बताया गया। कौन सा प्रकार का आर्टिकल को ये डील करता है, तो अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड आर्टिकल को डील करता है। मतलब जो आर्टिकल हैज बीन रिफ्यूज्ड बाय बोथ सेंडर एंड एड्रेसी, सेंडर ने भी रिफ्यूज कर दिया, एड्रेसी भी रिफ्यूज कर दिया, या फिर अनक्लेम्ड आर्टिकल, किसी ने उसको क्लेम नहीं किया, कहा जाएगा आरएलओ में जाएगा। आर्टिकल विदाउट एड्रेस, जहां पे किसी का एड्रेस नहीं है, आपका मान लीजिए इनकम्प्लीट एड्रेस है, डेफिनिट एड्रेस नहीं है, तो वो आपका आरएलओ में जाएगा। फिर अनडिसाइफरेबल, डिसाइफर करना का मतलब होता है उसका पाठोद्धार करना, आप बोल सकते हैं, है ना, मतलब एक्चुअली कुछ एनक्रिप्टेड चीज रहता है, उसका एक्चुअल मतलब निकालना, वो होता है आपका डिसाइफर करना। तो जहां पे एड्रेस हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग आरएलओ में भेज देते हैं। ठीक है, आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस, इस एब्रीविएशन क्या होता है, आरएलओ होता है। आगे आते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे बताया गया, तो 12 के ए में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रतिलिपि करना, है ना। तो बोला जा रहा है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो बोला जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर क्या है, इट इज ए सेल स्टैब्लिश्ड इन द शॉर्टिंग ऑफिस। हम लोग देखे थे शॉर्टिंग ऑफिस का काम क्या रहता है, शॉर्टिंग का काम करना, है ना। तो शॉर्टिंग के काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारा चिट्ठी आता है जिसमें लोकल लैंग्वेज रहता है। तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर क्या करता है, इस रीजियनल लैंग्वेज से या लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है।
ठीक है, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो दो सवाल यहां से पूछा जाता है, दो नहीं बेसिकली तीन। एक नंबर, इसका रूल नंबर क्या है, तो 12 के ए में ट्रांसक्रिप्शन सेंटर बनाया गया। दूसरा, ये किसका सेल है, स्टैब्लिश्ड बाय होम, तो बोला जा रहा है ये कहाँ पे रहता है, तो ये आपका शॉर्टिंग ऑफिस में। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज सेल स्टैब्लिश्ड इन ए शॉर्टिंग ऑफिस। शॉर्टिंग ऑफिस में ये आपका ट्रांसक्रिप्शन सेंटर रहता है, जो कहाँ पे होता है, हेडक्वार्टर में, सर्कल हेडक्वार्टर में जो शॉर्टिंग ऑफिस रहेगा वहां पे आपका ट्रांसक्रिप्शन सेंटर रह सकता है। और काम क्या होता है, इसका काम होता है रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। यहाँ पे आपको सवाल पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा, ये काम किसमें करता है, तो ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब किसमें करता है, तो आपको दे देगा इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, या फिर मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज से हिंदी। तो आपको याद रखना इसका काम क्या है, इसका काम है कि ट्रांसक्राइब इन रीजनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। आपका रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना इसका काम होता है। आगे आते हैं हम लोग, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, हम हल्का सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग हमको जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिएगा, ट्रांजिट मेल ऑफिस कौन सा रूल नंबर पे बताया गया, ट्रांजिट मेल ऑफिस। प्रवीण जी, ट्रांजिट मेल ऑफिस पूछे थे, 12 के ए में बताया गया था ट्रांसक्रिप्शन सेंटर के बारे में, है ना। ट्रांजिट मेल ऑफिस के बारे में कहाँ पे बताया गया, 9 के ए में क्या बताया गया था पायल जी, 9 के ए में बोला गया था आपका ट्रांजिट ऑफिस के बारे में। ट्रांजिट मेल ऑफिस हम पूछे ना, ट्रांजिट मेल ऑफिस टीएमओ, ट्रांजिट ऑफिस है 9 के ए में, ट्रांजिट मेल ऑफिस है 9 के बी में। वेरी गुड, 9 के बी में था ट्रांजिट मेल ऑफिस टीएमओ, ठीक है। अच्छा बताइए, टीएमओ का जो हेड होता है वो कौन होता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस टीएमओ का हेड को क्या होता है, क्या बोला जाता है, मेलगार्ड और मेल एजेंट दोनों लिखना है, खाली मेलगार्ड नहीं था, टीएमओ का मेलगार्ड और मेल एजेंट था ना ट्रांजिट मेल ऑफिस का। ट्रांजिट मेल ऑफिस का मेलगार्ड और मेल एजेंट, ठीक दोनों है, मेलगार्ड और मेल एजेंट। वेरी गुड रवि जी, रामकृष्ण धवलकर जी, मेलगार्ड और मेल एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नाम से ही पता चल जाए ना, क्या करता है काम, एक्सचेंज का काम करता है ना, खाते हैं पीते हैं एक्सचेंज करते हैं और क्या। तो बोला जा रहा है ऑफिस विच एक्सचेंजेस द मेल विथ ऑफिसेस इन फॉरेन कंट्री। तो एक ऐसा ऑफिस जो फॉरेन कंट्री के साथ एक्सचेंज का काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। जो ऑफिस फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के ऑफिस के साथ मेल एक्सचेंज का काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या क्या हो सकता है, तो पोस्ट ऑफिस हो सकता है, शॉर्टिंग ऑफिस हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, तो कुछ भी जो भी आपका एक्सचेंज का काम करेगा उसको हम लोग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एक्सचेंज का जो काम होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। आउटवर्ड किसको बोलिएगा, जब हमारा ऑफिस से डिस्पैच का काम हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आउटवर्ड। जब हमारे ऑफिस में रिसीविंग का काम हो रहा है, मतलब फॉरेन से आ रहा है सामान तो हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारे यहां से गया तो आउटवर्ड, हमारे यहाँ आया तो इनवर्ड। तब बोला गया, देखिए ये वाला लाइन से ना एमसीक्यू आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एवरी ऑफिशियस फंक्शनिंग एज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कोई भी एक ऑफिस है, मान लीजिए ए ऑफिस, ये क्या करता है, ये इनवर्ड का भी काम करता है, ये आउटवर्ड का भी काम करता है, दोनों आने का और जाने का दोनों काम करता है। फिर भी बोला गया ये ऑफिस सर्टेन कंट्रीज के लिए, सर्टेन कंट्रीज के लिए केवल इनवर्ड का या आउटवर्ड का भी काम कर सकता है, कि नॉर्मली ये दोनों काम करता है इनवर्ड और आउटवर्ड का। पर मान लीजिए ये क्या करता है, पाकिस्तान के लिए बोला गया इसके पास खाली माल आएगा जाएगा नहीं, या फिर मान लीजिए बोला गया श्रीलंका के लिए
खाली माल जाएगा आएगा नहीं। तो कोई एक ऑफिस जो मान लीजिए डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज के लिए इनवर्ड और आउटवर्ड का दोनों का काम करता है, पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए सर्टेन कंट्रीज के लिए वो एक काम भी कर सकता है। तो यहां से एक सवाल आपका पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक हो गया ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, एक हो रहा है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जहां पे भी ट्रांजिट आएगा, आंख मूंद के याद रखिएगा, वो बैग का ओपनिंग मतलब बैग को खोल के उसका कंटेंट क्या है वो सब नहीं देखता है। वो क्या करेगा, क्लोज्ड बैग को लेके डील करेगा। तो देखिए वही बात बताया जा रहा है, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज on the border, normally border area का office of exchange which receives and dispatches closed bag, जो केवल closed bag को रिसीव करता है, closed bag को dispatch करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है, सच ऑफिस विल नॉट क्लोज बैग। देखिए ये बैग को क्लोज नहीं करेगा, ये बैग आया है, क्लोज बैग इसके पास आया है, उसको भेजेगा, पर बैग को क्लोज नहीं करेगा, बैग को ओपन नहीं करेगा। तो ये बात हमको याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग फॉरेन पोस्ट ऑफिस के बारे में। यहां से सवाल पूछता है, याद रखना है 13C, 13C में फॉरेन पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया, 13C में फॉरेन पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया, बोला गया इट इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। पहला शब्द याद रखना है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है, एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है। साथ में और क्या बात बताया गया, यहाँ पे कुछ काम होता है, कैसा काम, कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट का काम। तो एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जहां पे कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस। यही बात अब आ जाइए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में क्या बोला जा रहा है। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट, एग्जामिनेशन, अकाउंटिंग ये सारा काम होता है। कस्टम ड्यूटी रिलेटेड काम सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी होता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी होता है। बट सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज नॉट एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है। यहां से फॉरेन में माल ना तो जाएगा ना आएगा। डायरेक्टली सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस से कोई माल आना जाना विदेश में नहीं होगा। दोनों का अंतर यही पे है, याद रखना है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज नॉट एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट दोनों में होगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी होगा, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी होगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आर्टिकल रिसीव्ड ऑन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, article received in on office of exchange and suspected to contain dutiable goods for delivery from an office nearer another office of exchange are directed to the latter for actual examination and assessment of duty। ये फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोला जा रहा है। एक फॉरेन से एक सामान आया, कहाँ आया, आर्टिकल आया इस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में। ये एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ए या फिर वन। अब आर्टिकल को डिलीवरी कहाँ होना है, यहां से डिलीवरी होना है। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए है 50 किलोमीटर। ठीक है, अब इस ऑफिस से इसका डिस्टेंस मान लीजिए है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या है, यहां है। अगर आर्टिकल मेरा यहाँ पे आया पर इस डिलीवरी ऑफिस के करीब और एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है, तो हम यहां से आर्टिकल को नहीं भेजेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के पास भेज देंगे। ठीक है, वही बात आपका यहाँ पे बताया गया, देखिए कि आर्टिकल रिसीव्ड इन ऑन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में जब कोई सामान आता है और इसमें हम संदेह करते हैं कि इसके भीतर कुछ ऐसा आर्टिकल है जिसमें कुछ ड्यूटीज आपका ड्यू है, कस्टम ड्यूटी हो या फिर कुछ और हो, तो वो हमारा ड्यूटी जो है आपका ड्यू है, तो हम इसको कलेक्ट करना रहेगा। और कलेक्ट कहाँ पे होगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज पे होगा मान लीजिए। तो वो हम यहां से कलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे, ये यहां से कलेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए 13C में बताया गया फॉरेन पोस्ट ऑफिस।
13D में बताया गया सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस हम लोग क्लियर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज नॉट एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, बट यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का एग्जामिनेशन, असेसमेंट और अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है, इसको बेसिकली किस लिए बनाया गया? तो मान लीजिए कि भुवनेश्वर बीबीएसआर, भुवनेश्वर का कोई कस्टमर है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, कोई सामान फॉरेन से उसके पास आया, जिसके लिए उनको पैसा वैसा देना है, कस्टम ड्यूटी कुछ पे करना है। अब मान लीजिए फॉरेन पोस्ट ऑफिस है कोलकाता में, ठीक है। अब ये कस्टमर को जाना है कोलकाता, तो कस्टमर बोलता है भाई इतना दूर जाके तो हम सामान लेंगे नहीं, तो क्या करो तुम हमको इसको भेज दो भुवनेश्वर में, है ना। तो ये आर्टिकल कहाँ आ जाएगा, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर से ये आर्टिकल इसको डिलीवरी कर दिया जाएगा, है ना। तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है। कस्टमर को सुविधा देने के लिए, कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, ताकि उनको अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का जरूरत हो, ताकि वो फॉरेन आर्टिकल का डिलीवरी ले सके, उसके लिए आपका सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस बनाया गया। फिलहाल हमारे पास टोटल 10, जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल है, 10 आपका फॉरेन पोस्ट ऑफिस है और टोटल 18 हमारा सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है। दीपंकर जी अगर जुड़े हुए हैं तो आप कंफर्म करिएगा ये डेटा सही है या गलत है। मेरे पास का जो डेटा है उसी